हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इससे पहले भी हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। एक लेक्चर हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नज़दीक आता है और शेयरिंग करके बॉन्ड पेयर इस तरह से बनाता है एक दो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये दोनों न्यूक्लियस के प्रभाव में आ जाता है। मतलब ये शेयरिंग हो जाता है दोनों न्यूक्लियस पे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा सा हिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो इसका डिस्कवरी हुआ था 1897 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी 1897 में हुआ था और 1897 से लेके 1924 तक इसे हम कहते थे क्या चीज, पार्टिकल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर पार्टिकल के टाइप का है। और जो आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कह लें या फिर जो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग का कहते हैं, जो कि 1916 में दिया गया था। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड जो कि हमने 1916 में आया था, जिसको हमने डिस्कस किया था, वो इस तरह से डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर जो है पार्टिकल नेचर का है। 1924 में क्या हुआ कि 1924 में एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, डेट इज फ्रेंच फिजिसिस्ट, जिसका नाम है लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली, ब्रॉगली आपने नाम सुना होगा। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल के नेचर को शो करता ही है, साथ में साथ वेव नेचर को भी शो करता है, ठीक है। पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल या मास के लिए हम लोग निकालते हैं फिजिक्स में, राइट। So electrons are believed to be particles from the time of their discovery in 1897 until 1924, when the French physicist Louis de Broglie suggested that they have wave-like properties as well। ठीक है, तब जाके 1924 के बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव प्रॉपर्टीज है। तो 1926 में, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, एरविन श्रोडिंगर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्वांटम मैकेनिक्स दिया उन्होंने, ठीक है, 1926 में। और इसके बारे में हम लोगों ने पूरा एक लेक्चर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था किसके लिए, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसे क्या कहा गया, वेव फंक्शन। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले। इसको क्या कहा गया, वेव फंक्शन। क्या कहा गया इसको, ये हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है। जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्रीक लेटर साई से डिनोट करते हैं। इसी टाइम में क्या हुआ, और भी इसके पीछे हिस्ट्री, इसी टाइम में हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, जो कि कहता है कि वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कांट टेल, कांट टेल, ओके, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली where an electron is, where an electron is, ठीक है, where an electron is, but we can tell where it is most likely be to, but we can tell, we can tell where, ठीक है, where it is most likely to be, it is most likely
टू बी टू बी। तो ये जो ब्लू लाइन का है ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो वेव फंक्शन, तो यहाँ पे ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे रिलेटिव टू एटम न्यूक्लियस, और इसे हम कैसे देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर होता है, दैट इज फाई स्क्वायर। इसको फाई या साई कहते हैं, साई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फाई स्क्वायर। तो चूंकि ये स्मीयर्ड हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, स्मीयर्ड पिक्चर इलेक्ट्रॉन का बताता है, ठीक है। तो ये वेव लाइक पिक्चर हो जाता है, ठीक है। तो 90 से 95% जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की अबाउट द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के बहुत ही नज़दीक होता है, और जो बाउंड्री डिफाइन होता है उस बाउंड्री को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना होगी उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और न्यूक्लियस के जस्ट नज़दीक, बहुत ही नज़दीक 90 से 95% तक, न्यूक्लियस के बहुत ही नज़दीक लगभग इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना 90 से 95% तक हो जाती है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब दूर जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी फाइंडिंग होने का, ओके। तो जो वेव फंक्शन है इसको ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जो वेव फंक्शन है, ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ओके। ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम, जो वेव फंक्शन है इसे ऑर्बिटल कहते हैं, ओके। सो वेव फंक्शन ऑर्बिटल हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, ऑर्बिट, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये साई स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। ऑर्बिट के अंदर हमारा लगभग 90 से 95% इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब जैसे जैसे हमारा क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे और जूम करूँ, ठीक है, जूम इन करता हूँ, तो आप देखिए ये एस ऑर्बिटल है और बहुत ही डेंस है सेंटर के पास जहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस एरिया में एज कम्पेयर टू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ रहा है डेंसिटी कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक एन्युलर स्पेस आ गया वाइट कलर का, इस स्पेस को हम ऐसे कहेंगे, ये हमारा 1s है, और ये जो दूसरा जो सर्कल है ये 2s, मतलब इसका जो क्वांटम नंबर 2s है। इस दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। तो जहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रीजन ऑफ अ सिंगल ऑर्बिटल मे बी सेपरेटेड बाय नोडल सरफेस और नोडल प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देखिए कि यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो है साइन है किसका, वेव फंक्शन का, दैट इज साई के फंक्शन। वेव फंक्शन हमारा क्या होता है, साई होता है, इसका साइन है। इसका इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लस या माइनस साइन है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ना ही न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जब हम 1s से 2s जाते हैं तो वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो रहा है उस चीज को। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा, ओके। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आके अब करेंगे थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में।
तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसके लिए क्या होना चाहिए, जो दो एटम होना चाहिए उस दोनों को इस तरह से लोकेटेड होना चाहिए कि उसका ऑर्बिटल एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से क्या करे, ओवरलैप करे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ओवरलैप करे, एक सपोज एक ऑर्बिटल ये है, दूसरे ऑर्बिटल से क्या करे, ये ओवरलैप करे, तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। जो भी ऑर्बिटल होगा वो एक उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब अगर एक ऑर्बिटल हम ले लिए तो इसमें एक सिंगल ऑर्बिटल होगा, दूसरा में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। इस चीज को और समझना है कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। और ये एक दूसरे के संपर्क में आएगा और ओवरलैप होगा। सो ईच ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. When this happens, the two atomic orbital merge to form a single bond orbital. अब जब ये मर्ज करेगा तो सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल इस तरह से बनाएगा। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे पिक्चर से भी क्लियर हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल बनेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका साइन अपोजिट, जो स्पिन होगा ये अपोजिट इस तरह से होना है, अपोजिट होना। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर में होगा। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अवेलेबल टू बोथ न्यूक्लियस। मतलब अगर फर्स्ट एटॉम ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट एटम का, दूसरा एटम का ये न्यूक्लियस है, तो ये दोनों एटम जो है पहले न्यूक्लियस के लिए भी अवेलेबल होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के लिए भी अवेलेबल होगा। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो ओवरलैपिंग इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ से ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियल जब ओवरलैपिंग होगा तब जो एनर्जी होगा ओवरलैपिंग के बाद, जब तब जो एनर्जी होगा ये एनर्जी इंडिविजुअल एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के एडिशन से कम होगा। इसका मतलब ये है कि जब ओवरलैपिंग होगा तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाएगा तो ये कम एनर्जी को अपने पास रखेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और चूंकि एनर्जी कम हो जाएगा फाइनल, तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट में आइसोलेटेड एटम से जब ये कंबाइन हो जाएगा तब इसकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी इवोल्यूशन होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज accompanied बाय द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी निकलेगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी निकलेगा उसको अगर हम 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। यहाँ पे जनरली हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जनरली नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन होने से रिलीज होता है। सो इसको या तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लें या फिर हम लोग यहाँ पे कह दें कि अमाउंट दैट मस्ट बी पुट इन टू ब्रेक द बॉन्ड। ओके, सो जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड। सो ओवरलैपिंग यहाँ पे स्टेबिलिटी को, मतलब ओवरलैपिंग जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा। सो अब यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब कभी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पे, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स पे। तो जब हमारा मैक्सिमम ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ईच इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी दो इलेक्ट्रॉन आया बीच में, दैट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस, आर हमारा कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये बांध के रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से मैक्सिमम ओवरलैप के कारण एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को।
और पिक्चर में भी यहाँ पे आपको पहले मैं ये क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ से इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है? ओके, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। ये दोनों, अच्छा ये प्लस साइन वेव फंक्शन के साइन को दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर चार्ज को दिखा रहा है, ये प्लस साइन, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये प्लस साइन जो है, वेट ए मिनट, ओके, राइट। सो दिस रिप्रेजेंट दिस प्लस साइन वेव फंक्शन को। अब ये नज़दीक आया, जब नज़दीक आएगा तो देखिए कैसे हो रहा है। और भी यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे कि सारा को समझ में आ जाए। So the 1s orbital of two separated hydrogen atoms sufficiently far apart so that essentially no interaction take place between them. Each electron is associated with a single bond. ठीक है, सिंगल प्रोटॉन। अब इस चीज को यहाँ पे ऐसे देखिए, इस फिगर में यहाँ पे अगर 2 एटम ले लेते हैं हम लोग, ओके, ध्यान से देखेंगे, 2 एटम का ये लाइन है हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा, देखिए ये यहाँ पे नज़दीक आया, ये यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस एनर्जी को अगर जीरो माने पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये अगर नीचे जैसे बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस बिटवीन जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम के बीच का डिस्टेंस है, ये जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव की ओर जा रहा है। और सबसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर हो जाता है, ओके। इसके बाद अगर फर्दर ध्यान से देखिए, फर्दर अगर हम इंटर न्यूक्लियर क्या करते हैं, डिस्टेंस को घटाते हैं, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता हुआ यहाँ पे फिर जीरो हो जाता है, फिर ये पॉजिटिव होने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों एटम के बॉन्ड का डिस्टेंस 74 पीएम है, इस पे मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है और जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा। और अगर हम बात करें पर मोल, सो 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। सो यहाँ पे माइनस साइन है, रिलीज हो रहा है तो माइनस साइन है, ओके, समझ में आ गया। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे यही चीज ग्राफ में दिखा, यहाँ पिक्चर में देखिए, एज हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर their first or 1s orbital begin to overlap and each electron begin to feel the attractive forces of both proton, that is electrostatic force operate होना start हो गया। the hydrogen atom, second C part देखिए, the hydrogen atom are closed enough so that appreciable overlap of two 1s orbital occur. The concentration of electron density in this region between two proton is more readily apparent. ज़्यादा आ रहा है, रेड दिख रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है। और जब 74 पिकोमीटर हो जाता है दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तब देखिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट इन दिस रीजन, और यहीं पे जाके इंटर मैक्सिमम ओवरलैप हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी का इवोल्यूशन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, डेट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ 104 किलो कैलोरी पर मोल, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ में देखा, ठीक है। और किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो जूल कितना हो गया, किलो कैलोरी को किलो जूल से मल्टीप्लाई करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। सो अब यहाँ पे देखिए, प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, एज लॉन्ग एज डिस्टेंस देयर इज ए वीक अट्रैक्टिव फोर्स, एज द डिस्टेंस decreases potential energy decreases and the system become more stable because each electron now feel the attractive force of two proton rather than one. The optimum distance of separation 74 pm corresponds to the normal bond distance of hydrogen molecule. At shorter distance, nucleus electron repulsion are greater and
द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन एंड द सिस्टम बिकम लेस स्टेबल। आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस चीज़ को जरूर रीड करें, सारा लेक्चर को ध्यान से पढ़े। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया बट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने सारा कुछ समझा यहाँ पे। इसके बाद में हमने वेव फंक्शन के बारे में समझा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा, हमने पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को समझा यहाँ पे। ओके, साथ में हमने देखा हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग कैसे होता है, किस तरह से 74 पिकोमीटर जो है इसका डिस्टेंस होता है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैप पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, मैक्सिमम जो भी कंटेंट हम लोग कर सकते हैं करेंगे। तो जैसा भी वीडियो आपको लगा होगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू में और लास्ट में मैं ये चीज़ बोलता हूँ, प्लीज़ ऐसा कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके इसके ग्रोथ में भी आप सहयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद।